दोस्तों नमस्कार। तारीख थी 1 जनवरी 1978। उस दिन कांग्रेस पार्टी से निकाली गई पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी नई पार्टी की घोषणा की। कांग्रेस आई, जिसे आज आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जानते हैं। इंदिरा गांधी ने जो अपनी नई पार्टी बनाई, उस पार्टी के मुख्य कर्ता धर्ता उनके बेटे और इमरजेंसी के विलेन कहे जाने वाले संजय गांधी थे। संजय गांधी ने 2 साल बाद अपनी अथक मेहनत से इंदिरा गांधी के चेहरे को सामने रखकर और जनता पार्टी के फेल्योर को सामने रखकर 1980 में 350 लोकसभा सीटों के साथ कांग्रेस की नई पार्टी की, नए अवतार की सत्ता में वापसी की भूमिका तैयार की। लेकिन संजय गांधी के सिपहसालारों की सूची भी जाननी चाहिए कि आखिर कौन से लोग थे जो संजय गांधी की इन रणनीतियों को कामयाब बनाने की दिशा में आगे बढ़कर काम कर रहे थे। एक एक कर नाम गिनते जाइए, इमरजेंसी वाले नामों को भूल जाइए, बहुत सारे नाम बाहर हो चुके थे। संजय गांधी के नवरत्नों की सूची पर यदि आप नजर डालेंगे, युवा चेहरों की सूची पर नजर डालेंगे, तो 1-2 लोग अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी गिनती छोड़ देते हैं। लेकिन बाकी लोग, मसलन कमलनाथ, अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, गुलाम नबी आजाद, तारिक अनवर, ये तमाम ऐसे नाम थे जिन नामों के सहारे संजय गांधी ने एक नई कांग्रेस खड़ी करने में अपनी मां इंदिरा गांधी की भरपूर मदद की। और वो कांग्रेस जो खड़ी हुई, वो कांग्रेस आज की कांग्रेस जिसे आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसे देख रहे हैं। लेकिन 153 सीटें हारने के बावजूद पाने वाली, जी हां, लोकसभा में 153 सीटें पाने वाली कांग्रेस पार्टी में जब विभाजन भी हुआ, तब भी इंदिरा गांधी के साथ 70 के करीब सांसद थे। और आज कांग्रेस पार्टी यूनाइट भी है, एक पार्टी भी है, तो लोकसभा में 52 सांसद कांग्रेस पार्टी के हैं जो 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनकर आए। हारने वाली पार्टी, बुरी हारने वाली पार्टी जो 150 सीटों के साथ आई थी 1977 में, आज 150 सीटों तक पहुंचने की जद्दोजहद में लगी है। क्योंकि 150 सीटों तक कांग्रेस पार्टी यदि लोकसभा में पहुंचती है तो कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री बनने से दुनिया की कोई ताकत उसे रोकने वाली नहीं है। और कांग्रेस की 150 सीटें तभी होंगी जब भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कम से कम 70-80 सीटें छीने, बाकी तो दूसरी पार्टियां छीनेंगी। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी से यह कांग्रेस छीन पाएगी? 70 से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस पार्टी अभी वापस ले पाने की स्थिति में है। स्वाभाविक है कि आज की तारीख में 3 राज्यों में बुरी चुनावी हारने के बाद कांग्रेस पार्टी में दिखाई नहीं देता। तमाम तरह के पत्रकार, तमाम तरह के राजनीतिक विश्लेषक इस बात को लेकर खुशफहमी में होंगे कि इतने करोड़ वोट कांग्रेस पार्टी को मिले हैं। उन करोड़ वोटों का लोकसभा चुनाव के नैरेटिव में कोई मतलब नहीं रह जाता। और बड़ा सवाल यह है कि इसी खुशफहमी में रहने वाले लोग और पार्टी को रखने वाले लोग क्या कांग्रेस पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में 150 सीटों तक पहुंचने की बुनियाद तैयार कराएंगे? चेहरे वही दिखेंगे, मुख्यमंत्री ना बने तो महामंत्री बनेंगे। कांग्रेस पार्टी की जो परिपाटी हाल के वर्षों में देखी जा रही है, जीत गए तो मुख्यमंत्री, हार गए तो महामंत्री, महामंत्री यानी महासचिव, यानी संगठन पर कब्जा। क्या वही परिपाटी कांग्रेस पार्टी में आगे भी चलेगी? और यदि वही परिपाटी आगे भी कांग्रेस पार्टी में चली तो कांग्रेस पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को रोकने का सपना कम से कम मौजूदा दौर में छोड़ देना चाहिए। आखिर कांग्रेस पार्टी की समस्या क्या है? जो जिक्र मैंने 1978 से 1980 की कांग्रेस का किया कि आखिर संजय गांधी के सिपहसालारों की टीम कौन सी थी, तो उस सिपहसालारों की टीम के लोग 43-44 साल बाद भी आज कांग्रेस पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर दिखाई देंगे। क्या इन 43-44 सालों में कांग्रेस पार्टी ने अपनी सेकेंड लाइन लीडरशिप डेवलप नहीं की? और जो डेवलप भी की, दूसरी जमात को, तीसरी जमात को डेवलप भी किया, उसे चरणबद्ध ढंग से आगे आने का मौका भी दिया, तो सिर्फ दक्षिण के राज्यों में दिया? और क्या बचे हुए 4 महीने जो अब लोकसभा चुनाव के हैं, क्या वो लीडरशिप डेवलप करने का वक्त है? स्वाभाविक है कि नहीं है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को जो चुनावी सफलता मिली, उस चुनावी सफलता में बड़ा हाथ कांग्रेस पार्टी का फेल्योर, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का लोकसभा चुनाव के मामले में फेल्योर, इन सब के सामूहिक योगदान की वजह से कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियों को लोकसभा चुनाव में मात हाथ लग रही है और भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल रही है।
लेकिन दरअसल दिक्कतें यह है कि कांग्रेस पार्टी आखिर करे तो क्या करे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी रणनीतियों के स्तर पर कंफ्यूज दिखाई देती है। वो कहीं ना कहीं दुविधा में दिखाई देती है कि आखिर हिंदी पट्टी में, हिंदी भाषी भारत में कांग्रेस करे तो क्या करे। समस्या कहीं और है, इलाज कहीं और ढूंढने की कोशिश होती है। परत दर परत एक एक मामले को यदि ध्यान से देखें तो कांग्रेस की रणनीतिक भूल कहां मालूम होती है, आइए जरा इसे देखते हैं। पहली चीज कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में कांग्रेस पार्टी के पास बिना सपा को, बिना राष्ट्रीय जनता दल को, बिना नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाए भारतीय जनता पार्टी को कमजोर कराने के लिए, कमजोर करने के लिए एक बेहद स्वर्णिम अवसर उपलब्ध है। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या उसे उठाना चाहती है? और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या कांग्रेस पार्टी को अवसर दिखाई भी दे रहा है? इन दोनों ही सवालों का जवाब फिलहाल दे पाना बड़ा मुश्किल है कि क्या वो फायदा उठाना चाहती है या क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बात यदि करें, 80 लोकसभा सीटें आती है। कांग्रेस पार्टी का आधार क्या हुआ करता था? ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम। यही वो एक पिरामिड हुआ करता था जिस पिरामिड के इर्द गिर्द समाज के दूसरे वर्गों का वोट बैंक उसमें जोड़ा जाता था। आज उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज कंफ्यूज है कि भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़े तो जाए कहां। समाजवादी पार्टी के साथ उसका नेचुरल अलायंस रहा नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ नेचुरल अलायंस तो ठाकुरों का हुआ करता था। अजगर समीकरण के जमाने से सोशलिस्ट ब्लॉक के साथ वो नेचुरल अलायंस हुआ करता था। प्राकृतिक गठबंधन जिसे आप कह सकते हैं वो हुआ करता था। लिहाजा उस गठबंधन के साथ जा पाना ब्राह्मणों के लिए फिलहाल कम से कम एक पार्टी के तौर पर सपा के साथ जा पाना मुश्किल है। गठबंधन के साथ जाने में, वो भी जब लोकसभा चुनाव हो जहां अखिलेश यादव को कोई प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी ना हो या संभावना ना हो, उसमें दिक्कत नहीं हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ब्राह्मण वोटों को उत्तर प्रदेश में उठाए कौन? क्या कांग्रेस पार्टी ब्राह्मण वोटों को उठाना चाहती है? और यदि उठाना चाहती है तो क्या ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष देने में कांग्रेस को दिक्कतें आ रही है? क्या उसके पास नेताओं की कमी हो गई है? याद रखिए, जब तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ब्राह्मण चेहरा नहीं लाएगी तब तक उत्तर प्रदेश में दलित और मुसलमान कांग्रेस पार्टी से सहानुभूति जरूर रखेंगे, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ने से वो परहेज करेंगे। जुड़ता उसी से कोई व्यक्ति है या कोई पार्टी या कोई समाज है जहां पहले से उसे ताकत दिखाई पड़ती है, कोई पोटेंशियल दिखाई पड़ती है। कांग्रेस का वोट बैंक कहां है? जब तक वोट बैंक नहीं आएगा, कोई वोट, छोटा वोट ही सही, एक वोट बैंक खड़ा नहीं होगा, तब तक कोई जुड़ेगा नहीं। बिहार के मामले में भी यही है कि कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है। बिहार में कांग्रेस पार्टी की कमान किसे दी जाए उसको लेकर के उसे दिक्कतें हैं। कांग्रेस पार्टी की कमान एक ऐसे नेता को दी जा रही है जिस नेता के ऊपर, जो राष्ट्रीय जनता दल से आए हुए हैं, लालू यादव के करीबी होने का आरोप लगता है। गठबंधन की सियासत अपनी जगह, लेकिन गठबंधन की सियासत में अपनी पार्टी को दूसरी पार्टियों के हाथ में गिरवी रख देना, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के हाथ में कभी अपनी पार्टी को बिहार में गिरवी नहीं रखा, जिसका नतीजा यह है कि नीतीश कुमार से अलग होने के बाद आज भले ही लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि बिहार में 1-2 सीटों पर सिमट जाए, लेकिन 30% से ऊपर वोट वो अपने बूते लाने की हैसियत में है बिहार में, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लालू यादव और नीतीश कुमार का गठबंधन इतना ताकतवर है कि उसके सामने उसे मात खाने की संभावना है कि बीजेपी हार जाएगी। लेकिन वो बीजेपी की हालत कि बुरे हालात में भी बिहार में 30% वोट लाएगी, वो दरअसल इसलिए है कि बीजेपी ने खुद को नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में रहने के बावजूद कभी गिरवी नहीं रखा। लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या लालू यादव की जेब में रख दिया गया है? और क्या कांग्रेस का आला कमान इसे समझ नहीं रहा? अब बिहार यूपी के दायरे से बाहर निकलते हैं। हिंदी पट्टी में चूंकि 245 सीटें हैं, जिसमें 120 यानी लगभग आधी सीटें इन 2 राज्यों में है, तो इन 2 राज्यों की बीमारी लोगों को दिख रही है कि बिहार में भी ब्राह्मण समुदाय, राजपूत समुदाय ये कांग्रेस पार्टी के पास जाना चाहता है। कांग्रेस पार्टी उसे उठाने के लिए तैयार नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की ऐसा लगता है कि ब्राह्मणों को अपने साथ लेने के लिए तैयार नहीं है। गांधी परिवार के सहारे वो ब्राह्मणों को जोड़ना चाहती है। भूल जाइए, अब आरएसएस ने जितना दुष्प्रचार गांधी परिवार के बारे में कर दिया है, उस दुष्प्रचार के बाद जब तक एक बार सत्ता ना मिले और सत्ता पर गांधी परिवार का व्यक्ति काबिज ना हो, तब तक ब्राह्मण मतदाता उस दुष्प्रचार से बाहर नहीं निकल सकता। ये आज की बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है।
दूसरे राज्यों की बात करें, क्योंकि दूसरे राज्यों में भी तकरीबन 120-25 सीटें हैं हिंदी पट्टी में। झारखंड की बात है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान का चुनाव आपने देखा। कई चुनावों से यह देखा जा रहा है कि विधानसभा में सरकार किसी की भी बने, लोकसभा में भाजपा जीतती है इन राज्यों में। तो आखिर इसका तोड़ कैसे निकले? और इसका तोड़ निकालने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग राज्यों में सामाजिक समीकरण पर ध्यान दिया क्या? दरअसल कांग्रेस पार्टी ने जो रणनीतिक चूक की है वो इन 3 राज्यों में यही है कि जाति जनगणना के मुद्दे पर जहां प्रदेश नेतृत्व को बोलना चाहिए था, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को बोलना चाहिए था, सचिन पायलट को बोलना चाहिए था, वो सारे लोग चुप थे। और जिनको नहीं बोलना चाहिए था, जिनके जिम्मे ये जिम्मेदारी थी कि वो जनरल कैटेगरी के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों को जोड़े, यानी गांधी परिवार, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि वो जनरल कैटेगरी, सामान्य वर्ग, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, उनको जोड़ने की तरफ जाए, तो वो लोग जाति जनगणना पर बोल रहे थे। यानी जिन्हें जो काम नहीं करना था वो कर रहे थे, और जिन्हें जो काम करना था वो नहीं कर रहे थे। फिर इस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के, नरेंद्र मोदी के ओबीसी नेतृत्व के रहते हुए और उस ओबीसी नेतृत्व के दौर में यदि उनकी पिच पर जाकर खेलने की कोशिश होगी, कहीं हार्ड हिंदुत्व के सामने सॉफ्ट हिंदुत्व, कहीं राम गमन पथ, तो कहीं बाबा बागेश्वर के चरणों में लोटे हुए कांग्रेस के नेता, तो कहीं कोई और तरह का हिंदुत्व, इसके सहारे आप भारतीय जनता पार्टी को इन राज्यों में कम से कम कांग्रेस पार्टी नहीं हरा सकती। हरियाणा में भी वही स्थिति है। हरियाणा में जाट समुदाय वोट ला देगा, बिल्कुल बिहार की तरह। जाट समुदाय वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस को 28, 30, 32% वोट तक पहुंचा देगा, लेकिन क्या वो सीटों में कन्वर्जन करा पाएगा? और सीटों में कन्वर्जन के लिए, जाट बनाम नॉन जाट की डिवाइड को कम करने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास क्या कोई ब्लूप्रिंट है? मुझे नहीं पता ब्लूप्रिंट है या नहीं। यदि है तो अच्छी बात है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी इस दिशा में आगे बढ़ती हुई दिख रही है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें भी वहीं से लगी हुई है जहां किसान आंदोलन, पहलवान आंदोलन, जो महिला पहलवानों का आंदोलन था, हरियाणा से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक मुद्दा रहा। इन सब के बीच अग्निवीर का मामला, तो ये सारी चीजें कांग्रेस पार्टी उठाती तो है, लेकिन मूल मुद्दे के तौर पर, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा हो, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे जाति जनगणना का मुद्दा हो। एक बात कांग्रेस पार्टी के लोगों को गांठ बांध कर रखनी चाहिए कि ये सारे मुद्दे सप्लीमेंट्री मुद्दे हैं। और सप्लीमेंट्री मुद्दे यानी जब आपके पास एक बड़ा वोट बैंक मौजूद है, तभी जाकर आप इन मुद्दों के सहारे सियासत कर सकते हैं। ये मुद्दे वोटों को नहीं जोड़ सकते, ये मुद्दे आपके पास स्थापित वोट बैंक है, उसके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। याद कीजिए वो दौर, किसी ने एक बाइट कोई मुझे दिखा दे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जो 2005 में सत्ता के में आने से पहले उन्होंने जाति जनगणना की बात की हो, कम से कम जब से वो मुख्यमंत्री पद की रेस में थे, या कभी नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर या महादलित को लेकर कोई बात की हो। सत्ता की ताकत जब आपके पास है, तो सत्ता की ताकत के सहारे आप राम मंदिर के मुद्दे को भी भाजपा परवान चढ़ा सकती है, और सत्ता की ताकत जब आपके पास आ चुकी हो, तो बिल्कुल उसी तरह से आप इन सारे मुद्दों को भी परवान चढ़ा सकते हैं। इन सारे मुद्दों को आप अपने स्थापित चुनावी समीकरण के साथ कहीं ना कहीं जोड़ करके खाने में स्नैक्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने को, अपने भोजन को डेकोरेट कर सकते हैं ताकि थाली अच्छी दिखे। थाली का मूलभूत तत्व, असली भोजन जो होता है, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, इन मुद्दों को नहीं बना सकते। इन मुद्दों को आप घी, अचार, पापड़ ही बना सकते हैं। ये बात कांग्रेस पार्टी को समझनी होगी, अन्यथा कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं फिर से निराशा यदि मिल जाए और कांग्रेस के बूते ही भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर घिसटते हुए सत्ता मिल जाए, तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। गांधी परिवार, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के तमाम रणनीतिकारों को इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि जीत गए तो मुख्यमंत्री और हार गए तो महामंत्री। इस परिपाटी से बाहर निकलकर नए नेतृत्व को के लिए जगह बनानी होगी। लोकसभा चुनाव क्या होता है? जिन राज्यों में पार्टी कमजोर होती है, वहां पोटेंशियल चेहरे को सामने लाती है। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है?
बिजनेस अप्रोच रखने वाले नेताओं को सामने रखती है, पहली बात। दूसरी बात यह कि मर्ज की दवा किन में ढूंढने की कोशिश होती है, तो मर्ज की दवा ढूंढने की कोशिश उन लोगों में होती है जिनका आर्थिक सामर्थ्य हो, मूल काम दूसरा हो, ठेकेदारी हो, व्यवसाय हो, अपनी संपत्तियों में कई गुना वृद्धि करना हो, उनके जिम्मे पार्टी सौंप देना। जिनके लिए राजनीति हमेशा सेकेंडरी विषय है। कहीं कोई जाकर क्रिकेट खेल सकता है, कहीं कोई जाकर क्रिकेट बोर्ड की राजनीति में किसी और के साथ, वहां भारतीय जनता पार्टी के साथ वहां अपनी दाल गलती रहे और पार्टी की राजनीति कांग्रेस पार्टी की करने वो चले, तो सियासत नहीं हो सकती। और इस बात को कांग्रेसी कब समझेंगे, मुझे लगता है कि जितना जल्दी समझ जाएं इस देश में वो उतना ही जरूरी है। लोकतंत्र में सत्ता में कौन आएगा कौन जाएगा कोई नहीं जानता। सत्ता आती है आएगी, सत्ता जाती है जाएगी, कभी कोई सत्ता में होगा, कभी कोई दूसरा सत्ता में होगा, कभी कोई तीसरा होगा, लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष परमानेंट मौजूद रहेगा। और उस विपक्ष का अभाव ही जो 2014 से संसद भवन के अंदर एक विपक्ष का अभाव दिख रहा है, उसने ही भारतीय राजनीति की, भारत की संसदीय व्यवस्था की, भारतीय समाज की यह दुर्गति कराने में अपनी तरफ से बड़ी भूमिका निभाई है। और इस बात से कोई स्वीकार करे या इनकार करे, लेकिन कड़वी सच्चाई यही है कि कांग्रेस पार्टी के बिना इस देश में न तो कोई विकल्प बन सकता है और न कोई कांग्रेस पार्टी से सेकंड या फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी यानी लोकसभा में पहले या दूसरे नंबर की पार्टी होने का हक फिलहाल छीनता हुआ दिखाई देता है। और यही सच्चाई है। लेकिन यह सच्चाई कि कांग्रेस न तो विपक्ष को चलने दे रही है और न ही विपक्ष की भूमिका निभा पा रही है, यह भी एक दूसरी सच्चाई है। तो इन सारी समस्याओं का निदान कांग्रेस पार्टी को निकालना है। देखते हैं जनरेशनल शिफ्ट की दिशा में कदम कैसे बढ़ाया जाता है, मुद्दों के साथ सामाजिक समीकरणों का ध्यान कैसे रखा जाता है, और इन सब के बीच सोशल कॉन्ट्राडिक्शंस को संभालते हुए चुनावी हिंदुत्व की काट के लिए पार्टी की रणनीति कितनी मुकम्मल होती है, इंडिया गठबंधन के बाकी दलों के साथ कांग्रेस का समन्वय कितना बेहतर होता है। इन सारे मुद्दों के आश्रय आगामी लोकसभा चुनाव टिका हुआ है और कांग्रेस पार्टी की यह अग्नि परीक्षा है। कांग्रेसी इस अग्नि परीक्षा में कितना पास होते हैं कितना फेल होते हैं, ये आने वाला वक्त 4-5 महीनों के बाद सबको बता देगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।